Good morning, students of 12th class. We study the preparation of the halogenes. In our previous lecture, we studied the preparation of halogenes. One is the nuclear halogenation and second is the side chain halogenation. Next, third preparation of halogenes is biname reaction है बच्चों इसमें हैंड्स डाइकर रिएक्शन. इसको बोलते हैं हैंड्स डाइकर बोरोडिन रिएक्शन. हैंड्स डाइकर बोरोडिन रिएक्शन, हैंड्स डाइकर रिएक्शन या हैंड्स डाइकर बोरोडिन रिएक्शन. ठीक है बच्चों, हैंड्स डाइकर या हैंड्स डाइकर बोरोडिन रिएक्शन क्या है? इस रिएक्शन को हमने एलिफेटिक यानी अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में स्टडी किया है. अब हम हैलोजेन्स में स्टडी करेंगे. यानी ये जो प्रिपरेशन है हैंड्स डाइकर रिएक्शन जो बाइनेमिक रिएक्शन है ये बोथ में एप्लीकेबल है बच्चों, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हैलाइड्स के अंदर. यहाँ पर बच्चों सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड है. व्हेन silver salt of fatty acid are react with bromine in presence of CCl4 and reflex. So we get halogen. So we get halo. देखिए बच्चों हमारा जब सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, व्हेन सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड आर रिएक्ट विद ब्रोमीन, किस रिएक्शन करेंगे? ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स. ये हमारे पास क्या है? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, C डबल बॉन्ड OH. इट इज द सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड, C डबल बॉन्ड OH. यानी हमारे पास क्या है? सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड. ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड किस रिएक्शन करेगा? ब्रोमीन से, इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 रिफ्लेक्स. CCl4 की प्रेजेंस में रिफ्लेक्स करेंगे. ध्यान से देखिए बच्चों, हैंड्स डाइकर रिएक्शन क्या है? व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड आर रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4. जब CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो यहां से क्या आउट हो जाएगा आपके पास? AgBr. ये क्या आउट हो गया? AgBr. यहाँ से क्या आउट हो गया आपका? CO2. तो ये अरीन किससे जुड़ेगा? Br से. हमारा किसका फॉर्मेशन होगा? ब्रोमो बेंजीन. यहाँ से AgBr और यहाँ से CO2 आपका आउट होगा. ये क्या बन गया आपके पास? ब्रोमो बेंजीन. किसका फॉर्मेशन होगा? ब्रोमो बेंजीन. क्लियर? यानी सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड C डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विद ब्रोमीन Br2, Br एंड Br CCl4 की प्रेजेंस में. तो इस केस में हमारे पास यहाँ से क्या आउट हो गया आपका? AgBr और यहाँ से क्या आउट हो गया आपका? CO2. तो ये फिनाइल ग्रुप किससे जुड़ेगा आपका? Br से. क्या बनेगा? ब्रोमो बेंजीन. AgBr CO2 जैसे साइड प्रोडक्ट. नेक्स्ट बच्चों हमारे पास एक है सैंडमे रिएक्शन और एक है गटरमैन रिएक्शन. फोर्थ प्रिपरेशन हमारे पास है सैंडमे रिएक्शन. सैंडमे रिएक्शन, दैट इज सैंडमे रिएक्शन. एक हमारे पास है गटरमैन रिएक्शन. देखिए बच्चों हमारे पास केमिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होना. अभी हम गटरमैन रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं. अर्ली हेड कीटोन के अंदर हम इसमें गटरमैन कोच रिएक्शन और कोच रिएक्शन भी स्टडी करेंगे. तो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों. सैंडमे रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन दोनों में बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत केस में हम क्या लेके चलते हैं? एनिलीन. पहली प्रोसेस में यहां पर हमने लिया एनिलीन, दैट इज एनिलीन. एनिलीन जब नाइट्रस एसिड और HCl से रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस केस में भी सेम है, गटरमैन में भी. यहां पर भी हमारे पास है एनिलीन नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करेंगे. तो फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या बनता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. क्या बनेगा बच्चों की? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. यहां पर भी सेम फॉर्मेशन होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड। किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन हुआ? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है बच्चों, ध्यान से देखिए एक बार, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस प्रोसेस को बच्चों हम डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं, जो हमारे एमिन्स यूनिट में आएगी। क्या बोलते हैं इसको? डाईएजोटाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन बोलते हैं। एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। देखिए बच्चों, ये जो स्टेप हम यहाँ पर ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आया कहाँ से, इसलिए मैंने समझाइए। इस प्रोसेस को हम डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाईएजोटाइजेशन। डाईएजोटाइजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। ये प्रोसेस डाइजोटाइजेशन से के नाम से जानी जाती है, डाइजोटाइजेशन। ये एनिलीन की यूनिट में हमारी प्रोसेस आएगी। सैंडवेयर और गटरमैन रिएक्शन में इस रिएक्शन को रिटर्न करने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमने तो डाइजोनियम साल्ट कहाँ से है ये समझाने के लिए लिखा। सैंडवेयर और गटरमैन रिएक्शन में हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ से है बच्चों? एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एनिलीन किस रिएक्शन करता है? नाइट्रस एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो किसका फॉर्मेशन होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड HNO2, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सो फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्लियर? अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड देखिए बच्चों, CuCl HCl, CuCl HCl सिलेक्शन करेगा, तो यहां पर किसका फॉर्मेशन होगा आपके पास? क्लोरोबेंजीन। कैसे? यहां से क्या आउट हो गया आपका? N2 गैस। क्या आउट हो गया? N2 गैस। और ये जो Cu के साथ Cl आउट हो जाएगा, यहां पे क्या लगे आपका? Cl। अगर हमारे पास या CuBr HBr होगा, CuCl HCl होगा। अगर यहां पर बच्चों हमारे पास देखिए, Cu के साथ Cl है या Br है, अगर यहाँ पर Br है तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगेगा? ब्रोमोबेंजीन। किसका फॉर्मेशन होगा? ब्रोमोबेंजीन का। अगर यहाँ पर Cl है तो बच्चों किसका फॉर्मेशन होगा? दैट इज साइनोबेंजीन। क्लियर? या बेंजीन कार्बोनाइट। ओके बच्चों, सैंडवेयर रिएक्शन में यहाँ पर CuCl HCl, CuBr HBr, CuCl HCl लेंगे। अगर यहाँ पर आपके पास Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन और Cl है तो साइनोबेंजीन या बेंजीन कार्बोनाइट है। लेकिन गटरमैन में क्या है बच्चों? गटरमैन रिएक्शन को नई रिएक्शन नहीं बच्चों, ये सैंडवेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन है। सैंडवेयर रिएक्शन का क्या है? मॉडिफिकेशन। यहाँ कॉपर के साथ जो Cl Br Cl इसको हम रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका? CuHCl, CuHBr, CuHCl। अगर यहाँ पर Cl है तो क्लोरोबेंजीन, Br है तो ब्रोमोबेंजीन और Cl है तो बेंजीन कार्बोनाइट। बेंजीन कार्बोनाइट। दोनों रिएक्शन में बच्चों कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। दोनों रिएक्शन में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, सैंडवेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन दोनों सेम है। जो गटरमैन रिएक्शन होती है वो सैंडवेयर का क्या है? मॉडिफिकेशन है। गटरमैन रिएक्शन इज द मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंडवेयर रिएक्शन। तो यहाँ पर जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो CuCl HCl होता है सैंडवेयर में। यहाँ Cl है तो हमारा क्लोरोबेंजीन, क्योंकि यहाँ से N2 गैस आउट हो गई। एवरी केस में कौन सी गैस आउट होगी आपकी? N2 गैस। N2 गैस आउट होगी, क्या जुड़ गया यहाँ पर? Cl। ब्रोमीन है तो यहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया, Cn है तो यहाँ पर Cn जुड़ गया। और हमारे पास जो गटरमैन रिएक्शन है, गटरमैन रिएक्शन क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ द सैंडवेयर रिएक्शन। यहाँ ओनली कॉपर आएगा, कॉपर HCl, कॉपर HBr, कॉपर HCl। HCl है तो यहाँ Cl जुड़ गया, HBr है तो Br जुड़ गया, Cn है तो यहाँ पर Cn जुड़ गया। क्लियर? यह हमारे पास क्या है? सैंडवेयर रिएक्शन और गटरमैन रिएक्शन। दैट इज फोर्थ और दैट इज फिफ्थ प्रिपरेशन। हमारी लास्ट प्रिपरेशन और बची है बच्चों।
तो हेलोरिन्स की प्रिपरेशन में सबसे पहले हमने क्या अपना न्यूक्लियर हेलोजनेशन, वहां पर हेलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू द रिंग, दैट इज न्यूक्लियर हेलोजनेशन। सेकंड था आपका साइड चेन हेलोजनेशन। साइड चेन में क्या था, रिंग से जो साइड चेन अटैच होती है उससे हम क्या ऐड करते हैं, हेलोजन ग्रुप। उसके जस्ट बाद हमारे पास आता है सैंडविच रिएक्शन, उसके बाद आता है गटरमैन रिएक्शन। सैंडविच गटरमैन में पहले हम एनिलीन को डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं। एनिलीन को किस में कन्वर्ट करते हैं, डायजोनियम साल्ट में। और जब एनिलीन को डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजोटाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइएजोटाइजेशन। हमारा एनिलीन डायजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। अब जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है बच्चों, देखिए सैंडविच में यहाँ पर CuCl है, और गटरमैन में क्या है, सिर्फ ओनली कॉपर HCl है। मतलब हाँ, कॉपर के साथ जो हेलोजन प्रेजेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं। इट मीन्स गटरमैन इज द मॉडिफिकेशन। यहाँ CuCl HCl या CuHCl, बस ये डिफरेंस है, बाकी सेम रिएक्शन। देखो दोनों रिएक्शन का रिएक्टेंट सेम है, प्रोडक्ट सेम है। सैंडविच और गटरमैन में प्रोडक्ट सेम है, रिएक्टेंट सेम है। डिफरेंस क्या है, एरोबिक पर। यहाँ CuCl HCl और यहाँ पर क्या है, CuHCl। या CuBr HBr, यहाँ पर क्या है, CuHBr। या CuCl HCl तो यहाँ पर क्या है, CuHCl। क्लियर, इट इज द सैंडविच एंड गटरमैन रिएक्शन। आप इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से इसको रिकवर कर सकें। इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट आती है बाल-सिचमैन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा आती है, नेक्स्ट यानी लास्ट प्रिपरेशन होता है हेलोरिन इज बाल-सिचमैन रिएक्शन। बच्चों बाल-सिचमैन रिएक्शन भी जस्ट लाइक हमारे पास देखो उसमें फ्लोरिनेशन होता है। क्या होता है, फ्लोरिनेशन। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि उस केस में हमारे पास रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। ये हमने सिंपल अल्काइल हैलाइड के केस में बताया था कि डायरेक्ट फ्लोरिनेशन पॉसिबल नहीं होती ड्यू टू एक्सोथर्मिक इन नेचर। देखिए बच्चों हमारी बाल-सिचमैन रिएक्शन क्या होती है, नेक्स्ट प्रिपरेशन बाल-सिचमैन रिएक्शन। बच्चों बाल-सिचमैन रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास ये एनिलीन होती है, दैट इज एनिलीन। ये हमारे पास क्या है, एनिलीन है। एनिलीन किससे रिएक्शन करता है बच्चों, NaNO2 ले लीजिए एंड HbF4। देखिए बच्चों वहां पर HCl था तो वहां पर Cl लगा था। देखिए हमारा क्या बनता है, डायजोनियम साल्ट बनता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पॉजिटिव चार्ज तो नाइट्रोजन फॉर्मोन का फॉर्मेशन करते इसलिए हमने प्लस चार्ज लगाया। जहां HCl होता था तो यहाँ पर हम Cl लगाते थे। अब क्या है, HbF4 है तो यहाँ पे क्या लगेगा, BF4। क्लियर। देखिए बच्चों नाइट्रस एसिड NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HbF4 लिया है। अगर HCl होता तो यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड NCl लगता। यहाँ पर HbF4 तो क्या लगा, N ट्रिपल बॉन्ड NbF4। जब इसको हम फर्दर हीट करते हैं बच्चों, यहाँ से क्या आउट हो गया आपका, नाइट्रोजन गैस। BF4 को हीट करेंगे क्या आउट हो गया, BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो एक अब बच गए, एक अब इस रिंग से जुड़ेगा और किसका फॉर्मेशन होगा, फ्लोरोबेंजीन, दैट इज फ्लोरोबेंजीन। इसका फॉर्मेशन होगा फ्लोरोबेंजीन। एनिलीन NaNO2 HbF4 से रिएक्शन करेगा तो डायजोनियम साल्ट बनेंगे, N ट्रिपल बॉन्ड N। HCl था तो यहाँ पर Cl लगा था, HbF4 तो यहाँ पर क्या लगेगा, BF4। हीट करेंगे तो यहाँ से N2 गैस और यहाँ से बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3 आउट, तो एक F बच गया। एक F से क्या बनेगा, फ्लोरोबेंजीन। बच्चों बाइनेम से रिएक्शन में थोड़ा रिटर्न करके प्रैक्टिस कीजिए। ऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, मुश्किल सिर्फ हम खुद बनाते हैं कि हाँ यार हमें लग रहा है मुश्किल। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों सबसे सिंपलेस्ट पार्ट है। ऑर्गेनिक में आपके कभी भी बोर्ड एग्जाम में नंबर क्रॉस नहीं होंगे, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। इनमें आपको बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्केन, हेलो अरीन।
ध्यान से देखिए बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या बच्चों, कि हमारे जो लोअर अल्काइल हैलाइड्स हैं, लोअर जिनमें लेस कार्बन है, वो गैसेस होते हैं, हायर हमारे लिक्विड और सॉलिड होते हैं। यानी लोअर अल्काइल हैलाइड आर गैसियस इन नेचर एंड हायर आर लिक्विड एंड सॉलिड इन नेचर। कि जो हमारे लोअर अल्काइल हैलाइड है वो कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। हायर क्या होते हैं, लिक्विड एंड सॉलिड्स होते हैं। क्योंकि जैसे जैसे मोलिकुलर मास बढ़ता है, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होंगी, मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा, तो बच्चों हमारे पास वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। और वंडरवाल फोर्स इंक्रीज होंगे तो गैसेस से किस में चेंज होगा, लिक्विड, और लिक्विड से किस में चेंज होगा, सॉलिड। चलिए तो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी देखिए, सबसे मेन फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ध्यान से समझिए बच्चों इसको, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ से। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, एमपीटी और वीबीटी। एक तो मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, किसके होते हैं, मॉलिक्यूलर मास। और दूसरा वो डायरेक्टली होते हैं सरफेस एरिया के, सरफेस एरिया। यानी हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास एंड सरफेस एरिया। जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो मॉलिक्यूलर मास के भी डायरेक्टली है और सरफेस एरिया के भी क्या है, डायरेक्टली है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। या जैसे जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज। यानी हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास। अगर बच्चों मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज, सो दैट एमपीटी वीबीटी आल्सो इंक्रीज। यानी इफ molecular mass increases, so magnitude of van der Waal force of attraction also increase, so that MPT BBT also increase। अगर बच्चों मोलिकुलर मास को इंक्रीज करते हैं, अगर किसको इंक्रीज करते हैं, मोलिकुलर मास को इंक्रीज करते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्स क्या होते हैं, इंक्रीज। तो एमपीटी बीबीटी क्या होगा, इंक्रीज। एक सिंपल से एग्जांपल, ऑर्डर ऑफ एमपीटी बीबीटी। एक एग्जांपल है CH3F, CH3Cl, CH3Br और CH3I। एक एग्जांपल है CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl। एक एग्जांपल है CH3, CH2, 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 CH2C। क्लियर। देखिए बच्चों यहां पर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास का क्या रहेगा, सम। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास का सम क्या रहेगा, मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहां पर कार्बन का 12 और 3 हाइड्रोजन, 12 और 3 15 और 19 इसका, तो 15 प्लस 19 दैट इज 34। यहां पर 12 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 15 और 35.5 किसका, क्लोरीन का, कितना हो गया 50.5। यहां पर 12 कार्बन का और 3 हाइड्रोजन 15 और 80 इसका, तो कितना होगा आपके पास 95।
यहाँ कार्बन का 12, 3 हाइड्रोजन और 127 इसका, तो ये कितना हो जाएगा भी आपके पास 127 और 3 130 और 12 142। बच्चे मॉलिक्यूलर मास निकाल लिए। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का सम क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास। या कार्बन हाइड्रोजन फ्लोरीन सभी के एटॉमिक मास का सम कर दिया तो इस कंपाउंड का क्या आएगा, मॉलिक्यूलर मास। इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास, इसका मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो रहा है, 34 से 50, 50 से 95, 95 से 142 इंक्रीज हो रहा है, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, इंक्रीज। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो एमपीटी बीपीटी क्या होते हैं, इंक्रीज। क्यों, मैग्नीट्यूड ऑफ वन टू वन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, इंक्रीज। सो देयर एमपीटी बीपीटी आल्सो इंक्रीज। इस केस में देखिए CH3Cl या CH3CH2Cl, बच्चों एक CH2 एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर CH3CH2CH2Cl एक CH2 और एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर एक CH2 और एक्स्ट्रा लगा है, यहाँ पर एक CH2 और एक्स्ट्रा लगा है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बच्चों, ये तो वही आपके पास 12 और 3 15 और 50.5, इसमें एक CH2 बढ़ गया नहीं, 12 तो 14 बढ़ गए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 64.5, या 14 और इंक्रीज होगा आपके पास, 14 और इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 78.5, या 14 और इंक्रीज होगा आपके पास, 14 और इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा आपका 92.5, या 14 और इंक्रीज होगा कितना हो जाएगा 106.5। आप थोड़ी कैलकुलेशन देख लेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास की, मैं तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। यहाँ एक CH3Cl है, CH3Cl तो सभी में देखो, CH3Cl तो क्या है सभी कंपाउंड्स में है। यहाँ एक भी CH2 नहीं है, यहाँ एक CH2, यहाँ 2 CH2, यहाँ 3 CH2, यहाँ पर 4 CH2। CH3 और Cl तो सभी में कॉमन है, और प्रत्येक कंपाउंड को जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो 1 CH2 ग्रुप इंक्रीजेज, एक CH2 ग्रुप इंक्रीज होता है, इट मीन्स 12 + 2 14 जो हमारे पास मास वो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है मॉलिक्यूलर मास की फॉर्म में। अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन टू वन फोर्स क्या होगी, इंक्रीज। तो एमपीटी बीपीटी भी क्या होगा हमारे पास, इंक्रीज होगा। एमपीटी बीपीटी क्या होगा यहाँ पर, इंक्रीज। क्लियर। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। देखिए बच्चों यहाँ अब तक तो हमारे नेम भी बिल्कुल कॉमन से थे कि मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्यूटाइल क्लोराइड, पेंटाइल क्लोराइड, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जैसे मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इनके तो कॉमन नेम से आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत सिंपल से नेम है। लेकिन यहाँ देखिए बच्चों, इसका नाम क्या है, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर। इसका नाम क्या होगा, मिथाइल डाइक्लोराइड। इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन, इसका क्या नाम है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या पायरीन। क्या नाम है इसका, पायरीन। ये फायर एक्सटिंग्विशर मींस आग बुझाने में काम आता है पायरीन। जो शॉर्ट सर्किट में जो आग लगती है, जो फायर लगती है शॉर्ट सर्किट से लाइट के अंदर, उसको फायर एक्सटिंग्विशर में किसका यूज किया जाता है, दैट इज पायरीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर। तो बच्चे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए बच्चों यहाँ पर CH3Cl, हम एक H को Cl से रिप्लेस करते हैं, एक H को Cl से रिप्लेस करते जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता है Cl का जो एटॉमिक मास है 35.5 होता है। Cl का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5, और हमारे पास हाइड्रोजन का मास कितना होता है भी आपके पास 1 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। इट मीन्स मास किसका एक्सेस है बच्चों हमारे पास, Cl का। तो बच्चों जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, इंक्रीज, और मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो एमपीटी बीपीटी इंक्रीज। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड वन टू वन फोर्स क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। एक एग्जांपल और लेता हूं बच्चों लेरिंग्स में, दैट इज फ्लोरोबेंजीन, दैट इज क्लोरोबेंजीन, दैट इज ब्रोमोबेंजीन, और दैट इज आइडोबेंजीन। देखिए हमारे पास फ्लोरोबेंजीन है, ये क्लोरोबेंजीन, ये ब्रोमोबेंजीन, ये आइडोबेंजीन। यहाँ पर जो C6H5 फिनाइल ग्रुप है वो तो कॉमन है बच्चों, वो तो क्या है, कॉमन है। यहाँ पर F है, यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ पर I है। F से ज्यादा एटॉमिक मास किसका है, Cl का। Cl से ज्यादा एटॉमिक मास ब्रोमीन,
बी आर का। बी आर से ज़्यादा एटॉमिक मास किसका है? आई का। इसका 19, इसका 35.5, इसका 80 और इसका 127। इसका मतलब मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो एमपीटी बीबीटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों? ऑर्डर ऑफ एमपीटी बीबीटी। दीज आर द ऑर्डर ऑफ एमपीटी बीबीटी। मैंने काफी एग्जांपल दे दिए बच्चों, 4 एग्जांपल दे दिया। इन सभी एग्जांपल्स में क्या मैं फिर से कॉमनली बताता हूँ, जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं, एवरी केस में देखिए लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो एवरी केस में मोलिकुलर मास क्या होता है? इंक्रीज। अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो एमपीटी बीबीटी भी क्या होता है? उनका इंक्रीज होता है। इट्स ओके। नेक्स्ट बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांस होते हैं। अभी प्रॉपर्टी फिनिशिंग में बच्चों, अभी इसके और भी एग्जांपल देने हैं मुझे। नेक्स्ट तो आपके पास एग्जांपल बच्चों देखिए, अब हम ऐसे एग्जांपल देंगे जहां पर मोलिकुलर मास तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। मोलिकुलर मास क्या रहेगा? सेम, लेकिन वहां सरफेस एरिया का फैक्टर आएगा बच्चों। किसका फैक्टर आएगा? सरफेस एरिया का। देखिए बच्चों, अब मैं जो एग्जांपल देता हूँ मोलिकुलर मास सेम रहेगा लेकिन सरफेस एरिया का फैक्टर आएगा। राइट ऑर्डर ऑफ, जैसे यहाँ पर कॉमन नेम की हर रिक्वायरमेंट है बच्चों। क्या किसकी रिक्वायरमेंट आएगी? कॉमन नेम की। जैसे क्वेश्चन ऐसे रहेगा, राइट ऑर्डर ऑफ एमपीटी बीबीटी of various compounds, that is tertiary butyl chloride, and butyl chloride, secondary butyl chloride और isobutyl chloride। देखिए बच्चों, सबसे जरूरी है हमारे पास यार इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए हमारे पास। टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड है और आइसोब्यूटाइल क्लोराइड है। इन सभी के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है बच्चों। अब अगर हमारे पास कॉमन नेम याद नहीं है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के लिए बच्चों में कॉमन नेम की मस्ट बी रिक्वायरमेंट है। एक क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल। चलो मैं लिखता हूं, देखिए ये बच्चा हमारे पास CH3, CH2, 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 Br। ये हमारे पास है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर? इट इज द एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। हमारे पास मैं सेकंड लिखता हूं बच्चों, CH3CH, अच्छा क्लोराइड था बच्चों, एक मिनट, तो Br के स्थान पे हम Cl लगा देंगे, दैट इज क्लोराइड। Cl लगा क्लोराइड, क्योंकि एवरी केस में क्लोराइड है ना बच्चों। ये क्या होगा? ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, और CH3CH, CH3CH2Cl आइसोब्यूटाइल। ये हमारा क्या होगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये हो गया आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, और ये हो गया हमारे पास CH3C, CH3CH3Cl टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर? देखिए बच्चों, कॉमन नेम हमारे पास उनके फॉर्मूले और कॉमन नेम याद आपस में, तो अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एवरी केस में देखिए बच्चों, दैट इज एन ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसोब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं बच्चों। देखिए 1 2 3 4 कार्बन यहाँ पर एवरी केस में, 3 5 7 9 हाइड्रोजन और एक Cl है। एवरी केस में 3 C4H9Cl है, 3 4H9Cl। अगर बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सभी का सेम है यहाँ पर, अगर सभी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा। एवरी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा? यहाँ पर सेम होगा, क्योंकि अगर सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सही रहेगा, एक ही रहेगा, तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या एवरी कंपाउंड में बच्चों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो मॉलिक्यूलर मास भी क्या रहेगा? सेम। तो मॉलिक्यूलर मास के बेस पर हम डिसाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम किस बेस पर डिसाइड करेंगे बच्चों? सो वी कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, सरफेस एरिया। और बच्चों सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया स्ट्रेट चेन का सबसे ज्यादा होता है। जो सरफेस एरिया होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है बच्चों? स्ट्रेट चेन का।
इसका ज़्यादा होता है स्ट्रेट चेन का। क्लियर। इफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज, इफ नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीजेज सो सरफेस एरिया डिक्रीज। अगर ब्रांच इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। यहां देखिए बच्चों स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है। यहाँ एक ब्रांच हो गई, यहाँ पर भी एक ब्रांच है, दोनों में सेम ब्रांच है तो इनका सरफेस एरिया भी सेम है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ स्ट्रेट चेन यहाँ पर एक ब्रांच है, एक ब्रांच है, दोनों का सेम रहेगा। यहाँ कितनी ब्रांच होगी बच्चों, दो ब्रांच होगी। तो जितनी ब्रांच बढ़ते हैं ना बच्चों, नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होते हैं तो सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज। और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मीन्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। स्ट्रेट चेन यहाँ एक ब्रांच और यहाँ दो ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांच बढ़ रही है तो सरफेस एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज। इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इन दोनों का सेम है क्योंकि एक चेन है यहाँ पर। इसमें दो ब्रांचिंग है, दो साइड चेन हो गई तो सरफेस एरिया सबसे कम है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका है, एन-ब्यूटाइल। उसके बाद स्कैंडियो और आइसो, और सबसे कम किसका होगा, टर्सरी ब्यूटाइल का। सबसे कम किसका होगा, टर्सरी ब्यूटाइल का। सो एक फॉर एग्जांपल दे सकते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 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 एन पेंटाइल क्लोराइड। सेम एग्जांपल है बच्चों, CH3 CHCl CH2 CH2 CH3 सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल को हम अमाइल भी बोल सकते हैं बच्चों। CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl आइसो पेंटाइल क्लोराइड। और नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो पेंटाइल क्लोराइड, नियो पेंटाइल क्लोराइड। ठीक है। यहां बच्चों स्ट्रेट चेन है, सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है क्योंकि मोलिकुलर मास तो सभी में कॉमन है बच्चों। यहां देख लीजिए मोलिकुलर फॉर्मूला सभी का सेम मिलेगा तो मोलिकुलर मास भी सेम मिलेगा। ये स्ट्रेट चेन है तो सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। इस केस में बच्चों एक ब्रांच हो गई, एक ब्रांच होगी तो हमारे पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, आपका इक्वल हो गया क्योंकि सरफेस एरिया इक्वल है। या दो ब्रांच हो गई तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, आपका डिक्रीज होगा। क्योंकि जितनी ब्रांचिंग बढ़ती है तो सरफेस एरिया कम होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। चलो बच्चों ब्रीफ में क्या बताया, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मोलिकुलर मास के डायरेक्टली, अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। सेकेंडली क्या बताया अभी, सरफेस एरिया। स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रेट चेन होगा तो उसका सरफेस एरिया सबसे ज्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा। अगर हम नंबर ऑफ ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो सरफेस एरिया क्या होता है, डिक्रीज। और सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज। आज इतना सफिशिएंट है बच्चों। नेक्स्ट हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी डायपोल मूवमेंट, फिर उसके बाद सोलिबिलिटी आएगी। हालांकि इसके ऊपर भी एक आधे क्वेश्चन और करवाते हैं बच्चों। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको अच्छे से रिकवर कर सकें। बच्चे फिजिकल प्रॉपर्टी की क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तभी बेस्ट कर पाएंगे जब आपको इनके कॉमन नेम्स आपके अच्छे से याद हैं। विदाउट कॉमन नेम ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए बच्चों आपको कॉमन नेम मस्ट भी रिक्वायरमेंट है, इसलिए आप उनको अच्छे से जरूर कीजिए।